अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के अदबी चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मारूफ अफसाना निगार व नावल निगार ज़िया साबरी का नावल ख़ज़ां रसीदा। नाजरीन, ये वीडियो नावल की 5वीं किस्त है। इससे पहले की तमाम किस्तों की वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप इस शानदार नावल की तमाम किस्तें देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, इससे पहले कि हम नावल ख़ज़ां रसीदा की 5वीं किस्त शुरू करें, मुनासिब मालूम होता है कि हम पिछली किस्तों का मुख्तसर खुलासा आपके सामने पेश कर दें। तो आइए देखते हैं गुज़श्ता किस्तों का खुलासा। अज़रा 6 माह बाद मुराद को अचानक बाज़ार में नज़र आई तो वो इसे लेकर करीबी रेस्तोरां में चला गया। वहाँ इसने अज़रा को घर वापस लाने के लिए कायल करना चाहा, मगर वो हमेशा की तरह इसे शेशो पंज में छोड़कर चली गई थी। फिर मुराद ने इसे हर कीमत पर ढूंढ कर वापस लाने का तहैया कर लिया और इसी धुन में वो मलीर के इलाके में इसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से उसने अज़रा को सुराग लगाया और इससे मिलने के लिए बंगले पर पहुँच गया। कॉल बेल दबाई तो अज़रा ने इसे वापस जाने को कहा, मगर फिर इसको अंदर बुला लिया। ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद अंदर चली गई। वापस आकर मुराद के पास बैठ गई कि अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कृष्ण चंद पुलिस इंस्पेक्टर के साथ नमूदार हुआ और पुलिस ने मुराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुराद को लेकर थाने पहुंची, जहां मुराद ने पुलिस के साथ भिड़ने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इसे फुटबॉल बना लिया और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इसे एक वीरान सी जगह पर एक कोठड़ी में कैद कर दिया गया। 3 माह तक इस कोठड़ी में कैद रहने के बाद मुराद ने एक सिपाही परियल को अपना हमराज बनाया और उसकी मदद से वहां से भाग निकला। घर पहुंचा तो पता चला कि इसका मैनेजर रहमान घर का सामान उठाकर मकान खाली कर गया था। दफ्तर भी अपनी जगह मौजूद ना था। अब मुराद बेघर बेखानमा था। दोस्तों से मदद लेने का इरादा किया तो किसी भी दोस्त ने उसकी मदद ना की और आखिरकार कराची की सड़कों पर बेजारो मददगार घूमते हुए उसने हिम्मत हार दी और ख़ुदकुशी के इरादे से नेटी जेटी के पुल की तरफ रवां हो गया। मुराद समुंदर में छलांग लगाने ही वाला था कि किसी ने इसे कॉलर से पकड़कर पीछे खींच लिया। मुराद ने देखा कि इसके सामने एक खुशपोश शख्स खड़ा है। वो इस शख्स पर पिल पड़ा और अपने दिल की भड़ास निकालने लगा। उस शख्स ने इसे हौसला दिया और बताया कि इसका नाम तारिक हाशमी है और वो एक एडवोकेट है। फिर तारिक हाशमी मुराद को समझा बुझाकर अपने साथ दफ्तर में ले गए। मुराद से उसकी पूरी कहानी सुनी और इससे वादा किया कि वो मुराद को इंसाफ दिलाएंगे। तारिक हाशमी ने मुराद को अपना असिस्टेंट रख लिया और अपने दफ्तर में ही रहाइश दे दी। तारिक साहब ने मुराद को साथ ले जाकर थाने में रहमान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई और हाई कोर्ट में हब्से भेजा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की एक रिट बरखिलाफ़ इंस्पेक्टर खुर्शीद, कृष्ण चंद और अज़रा दायर कर दी। रिट की समाअत की तारीख में अभी 2 दिन बाकी थे कि कृष्ण चंद का पालतू गुंडा मंसूर रात को तारिक साहब के दफ्तर में पहुंच गया और मुराद को धमकी दी कि अगर उसने कृष्ण चंद के ख़िलाफ़ अदालत में बयान दिया तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा। केस की समाअत के दिन मुराद तारिक साहब के साथ अदालत पहुंचा और तमाम दास्तान अदालत को सुना दी। मंसूर के ख़िलाफ़ भी एक दरख्वास्त अदालत में जमा करवा दी गई थी। समाअत शुरू हुई तो मुराद के बयान के बाद अदालत ने कृष्ण चंद से पूछा कि क्या अज़रा इसके साथ रहती है, तो कृष्ण चंद ने इकरार कर लिया, जिस पर तारिक साहब ने पॉइंट नोट कर लिया और अदालत की तवज्जो दिलाई कि एक मुसलमान लड़की एक हिंदू के साथ किस रिश्ते से रह रही है। अदालत ने इसी पॉइंट को बुनियाद बनाकर कृष्ण चंद और अज़रा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और साथ ही मंसूर के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए मंसूर को भी गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। अगली पेशी पर गवाहान तलब किए गए थे, मगर कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहा था कि किसी तरह परियल को पता चल गया और वो तारिक साहब के पास पहुंच गया और कहा कि वो इंस्पेक्टर खुर्शीद के ख़िलाफ़ गवाही देगा। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। वकला हजरात अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे और जज साहब का इंतज़ार था। थोड़ी ही देर बाद एक चाको चौबंद सफ़ेद बुर्राक वर्दी में मलबूस अहलकार ने जज साहब की आमद का ऐलान किया। कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग एहतरामन खड़े हो गए।
काले जुब्बे में मलबूस एक बावकार शख्सियत अदालत की कुर्सी पर आकर विराजमान हुई। जज साहब के चेहरे से जहानत और संजीदगी टपक रही थी। कनपटियों के बाल सफ़ेद थे और आम तासर में सख्त गिर शख्सियत मालूम दे रहे थे। मुकदमा की कार्रवाई शुरू हुई और मुराद के गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। सबसे पहले होटल के मालिक अफजल का बयान रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद ईदी सेंटर के इंचार्ज गुलाम सकलैन का बयान हुआ। दोनों के बयान से कोई खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल ना हुआ और कृष्ण चंद, अजरा और इंस्पेक्टर खुर्शीद पूरी तरह मुतमिन थे। मगर जब तीसरे गवाह का नाम पुकारा गया तो उनमें खिलबिली मच गई। परियल का बयान रिकॉर्ड हुआ जिसने तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने रख दिए और परियल का बयान ख़त्म होने पर जज साहब ने ऐलान किया, मुकदमे के अहम गवाह परियल के बयान से इस बात की तस्दीक होती है कि मुल्ज़म इंस्पेक्टर खुर्शीद अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुस्तगीस के साथ जुल्म और ज़्यादती का मुर्तकब हुआ है। गो कि फ़िलहाल इस्तगासा अपने इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका, लेकिन शक की बुनियाद पर अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इंस्पेक्टर खुर्शीद को मुअत्तल करके हिरासत में रखा जाए और आइंदा पेशी पर इसे पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत में पेश किया जाए। मुकदमे की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी की जाती है। जज साहब के हुक्म पर फ़ौरन ही इंस्पेक्टर खुर्शीद को हिरासत में ले लिया गया। कृष्ण चंद और अजरा पुलिस की ज़ेरे हिरासत अदालत से बाहर निकले तो तीनों ही मुराद की तरफ खूंखार नज़रों से देख रहे थे। वो परियल को साथ लेकर तारिक साहब की मैयत में अदालत से बाहर आ गया। तो नाजरीन, ये था गुज़श्ता किस्तों का खुलासा और अब मुलाहिज़ा हो ख़ज़ां रसीदा की 5वीं किस्त। छुट्टी का दिन था इसलिए मुराद देर तक सोता रहा। मशरिक़ की तरफ खुलने वाली खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटा हुआ था जिससे सूरज देवता कमरे में झांकने की कोशिश कर रहे थे और उसकी रुपहली किरणें मुराद के चेहरे पर पड़ रही थी। धूप की हिद्दत महसूस करते हुए उसकी आंख खुल गई। सामने दीवार पर लगे वाल क्लॉक पर नज़र पड़ी तो दिन के 11 बज रहे थे। अभी भी उठने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर बादिल नखास्ता मुराद बिस्तर से उठ बैठा और बाथरूम में घुस गया। ज़रूरी हाजात से फरागत के बाद उसने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। अभी वो किचन में ही मसरूफ़ था कि कॉल बेल चीख उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने तारिक साहब खड़े थे। हाँ भाई, क्या हो रहा था? उन्होंने बड़ी अपनाइयत से पूछा। अभी अभी सोकर उठा हूँ सर, नाश्ते की तैयारी है, आप कुछ लेंगे? मुराद ने जवाब दिया। नहीं भाई, मैं नाश्ता करके आया हूँ, अलबत्ता चाय ज़रूर चलेगी। उन्होंने कहा। तारिक साहब चैम्बर में घुस गए और मुराद दोबारा किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगा। स्लाइस गर्म किए, अंडा फ्राई किया, चाय बनाई और तमाम लवाजमात टी ट्राली में सजा कर चैम्बर में आ गया। उसने नाश्ता किया और तारिक साहब के साथ चाय पी। इस दौरान गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। यार मुराद, तुम तो वीआईपी किस्म की चीज़ हो। बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने को तरस रहे हैं और तुम हो कि लिफ्ट ही नहीं कराते। तारिक साहब ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए गवैया हुए। मुराद कुछ ना समझते हुए हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा और बोला, मैं समझा नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मियाँ, कल रात वफाकी वज़ीर अब्दुल्ला खान का फ़ोन आया था, तुमसे मिलने को बहुत बेचैन है बेचारा। चक्कर क्या है? तारिक साहब ने वजाहत की। अब वो सारी बात समझ गया था। कोर्ट से खुर्शीद, कृष्णचंद और अजरा की गिरफ्तारी के अहकामात जारी होने के बाद उन लोगों को यकीन हो गया था कि अब उनके बुरे दिन आ गए हैं और अजरा के ताल्लुकात किसी ज़माने में अब्दुल्ला खान से भी रहे थे और अब उसने जेल से किसी तरीक़ा से अब्दुल्ला खान से रब्ता किया होगा और उससे मुदाखलत करके कुछ करने को कहा होगा और वज़ीर साहब अजरा के कहने पर तारिक साहब को फ़ोन कर बैठे होंगे। मुराद ने बात की तह तक पहुंचते हुए तारिक साहब से दरियाफ्त किया, तो आपने क्या जवाब दिया सर? मैं क्या जवाब देता? मैंने कह दिया कि मैं अपने मौक्किल से पूछ कर बताऊँगा कि आया वो उससे मिलना चाहता है या नहीं। वो आज यहाँ ऑफिस में फ़ोन करेगा। अब तुम बताओ कि इससे क्या कहना है। तारिक साहब ने तफसील बताई तो उसने कहा, सर
दरअसल अज़रा के किसी ज़माने में अब्दुल्ला खान से भी ताल्लुकात रहे हैं और अज़रा ने अपनी नाकामी का यकीन कर लेने के बाद उससे रब्ता किया होगा। अब इन हालात में आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उससे मिल लेना चाहिए, तारिक साहब ने तजवीज़ दी। अभी मुराद ने कोई जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि फ़ोन की घंटी चीख उठी। तारिक साहब ने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। अखा खान साहब, क्या हाल हैं भाई, आप तो वादे के बड़े पक्के निकले। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर जवाबन तारिक साहब बोले, भाई मैंने आपके लिए मुराद को यहाँ बुलाकर बिठा रखा है, लीजिए आप खुद ही बात कर लें। और ये कहकर तारिक साहब ने रिसीवर मुराद की तरफ बढ़ा दिया। उसने रिसीवर कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खान ही था। बोला, मुराद साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप बताएं कि कब मुलाकात हो सकती है। ये आज उल्टी गंगा क्यों बहने लगी है जनाब, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ और वफाकी वज़ीर मुझसे मिलने का वक्त मांग रहे हैं, आखिर बात क्या है। मुराद ने दिल की भड़ास निकाली। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, देखें भाई आप कुछ भी कहें, आप हमारे वोटर्स हैं, सुनना तो पड़ेगा, अलबत्ता मिलना बहुत ज़रूरी है। आप इस वक्त कहाँ से बोल रहे हैं, मुराद ने पूछा। मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ और सदर के इलाके में हूँ, अब्दुल्ला खान ने जवाबन कहा। तो मुराद ने इससे कहा, ठीक है खान साहब आप अभी आ जाएं, हम दफ्तर में ही हैं। ओके, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मुराद ने इस्तफहामिया नज़रों से तारिक साहब की तरफ देखा तो वो बोले, ठीक है अब तुम्हारा काम ख़त्म, वो आए तो तुम उसकी किसी बात का बराह रास्त जवाब नहीं दोगे, हर सवाल मेरी तरफ मोड़ते जाना, बाकी मैं खुद ही संभाल लूँगा। फिर मुराद ने अपनी ज़िंदगी का ये पहलू जो अभी तक तारिक साहब से पोशीदा था भी उनके गोशगुजार कर दिया कि किस तरह वो अब्दुल्ला खान की कंपनी के इश्तिहार के लिए उनसे मिला था, फिर इश्तिहार के बिल के लिए अज़रा उसके ऑफिस गई तो फिर अक्सर इसके ऑफिस के चक्कर लगने लगे और उसने महसूस किया कि अज़रा की दिलचस्पी अब्दुल्ला खान में बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है कि अब्दुल्ला खान एक वज़ीर है और हुकूमती सतह पर इख्तियारात रखता है, इसके अलावा रुपए पैसे की भी रेल पेल है। इस तरह अज़रा इसके साथ ताल्लुकात उस्तवार कर बैठी। उसके साथ इस्लामाबाद में असम्बली के इजलास के दौरान एक रात क़याम भी कर चुकी है। मुराद के बार बार मना करने पर अज़रा ने अब्दुल्ला खान से अपने ताल्लुकात को सिर्फ कारोबारी ही करार दिया, जबकि वो बहुत कुछ जानने के बावजूद भी इसे इस खेल से बाज न रख सका और अब इसे अपनी इस गलती का शिद्दत से मलाल था जो वो अज़रा को अपने साथ कारोबारी लाइन में शामिल करके कर चुका था। मुराद ने इसको फील्ड में ही खुद ही मुतारफ़ कराया था और अब वो अपने मखसूस रवैये की वजह से इतना आगे जा चुकी थी कि इसे भी चक्कर दे जाती थी। अभी मुराद की बात जारी ही थी कि कॉल बेल बज उठी। तारिक साहब ने उठकर दरवाज़ा खोला तो उनके साथ अब्दुल्ला खान अपने गार्ड समेत अंदर दाखिल हुआ, मुराद से मुसाफा किया और सोफ़े पर बैठ गया। फिर अपने गार्ड से जाकर गाड़ी में बैठने को कहा और गार्ड चला गया। फिर वो बराह रास्त मुराद से मुखातब हुआ, जी मुराद साहब क्या हाल हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। मुराद साहब आपसे हमारे बड़े अच्छे कारोबारी मरासम रहे हैं और जो वक्त भी हमारा साथ गुज़रा है बहुत अच्छा गुज़रा है। पिछले दिनों मुझे पता चला है कि आपके साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म हुआ है और अभी तक आप किसी के जुल्म का शिकार हैं। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि आपसे मिल लेना चाहिए कि आप मेरे एक अच्छे कारोबारी साथी हैं। अब्दुल्ला खान ने कमाल अय्यारी के साथ मिलने का बहाना गढ़ा। मुराद ने मुख्तसर से अल्फाज में उसका शुक्रिया अदा किया, जिस पर वो फिर बोला, दरअसल हुकूमती सतह पर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिएगा, लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरी तरफ भी कोई गैर नहीं, आपकी बीवी ही है। इन हालात में आप क्या करेंगे। इस पर तारिक साहब दरमियान में कूद पड़े। खान साहब पहली बात तो ये है कि मामला कोर्ट में है और अब कोर्ट ही इसका मुनासिब फ़ैसला करेगी। दूसरी बात यह है कि जुल्म खा किसी की तरफ से हो वो जुल्म ही होता है। गो के इस केस का मेन किरदार अज़रा ही है जो मुराद की बीवी है, मगर जब आप ये तस्लीम कर चुके हैं कि मुराद साहब के साथ बहुत जुल्म हुआ है तो अब आप ही बताएं कि हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए।
देखें तारिक साहब, मैं बहुत ही इख्तिसार से काम लेते हुए बराह रास्त अपने मकसद की तरफ आता हूँ। मेरा जितना ताल्लुक़ मुराद साहब से है, इतना ही इनकी वसातत से अज़रा बीबी के साथ भी रहा है, क्योंकि मुराद साहब की कंपनी और हमारी कंपनी के माबैन बड़े देर बाद ताल्लुकात रहे हैं। अज़रा बीबी चूँकि एसी एडवर्टाइज़र्स को हमारी कंपनी में रिप्रेजेंट करती रही हैं, इसलिए इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। अगर आप ठंडे दिल से मेरी बात सुने तो मैं अर्ज़ करूं। अब्दुल्ला खान ये कहकर थोड़ी देर को खामोश हो गया और फिर खुद ही दोबारा गोया हुआ। मुराद साहब, देखें, मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। मैं हर तरह से आपकी मदद करने को भी तैयार हूँ, मगर ज़रा सोचें कि मियाँ बीवी के इस झगड़े को लोग और आपके दोस्त किस नज़र से देखेंगे। इसमें अज़रा ने तो जो कुछ किया सो किया, मगर इस केस की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आने के बाद आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? क्या आप इसको महसूस कर सकते हैं? वो खामोश होकर सवालिया निगाहों से मुराद की तरफ देखने लगा। तो उसने तारिक साहब की तरफ देखा। तारिक साहब इसके सवाल का जवाब देने को तैयार थे, बस यूं गवैया हुई है। तो गोया आप अज़रा की तरफ से सुलह का झंडा लेकर आए हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं तारिक साहब। मैं दरअसल अपने एक अच्छे दोस्त को बदनाम होने से बचा रहा हूँ, वरना अज़रा से मेरा ताल्लुक़ तो सिर्फ मुराद साहब की वजह से है। इसके अलावा मेरा इससे क्या लेना देना। आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हों। उसने अपना दिफा किया तो तारिक साहब ने फिर दूसरा हमला किया। खान साहब, अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। अदालत में केस बहुत आगे जा चुका है, इसलिए अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तारिक साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ क्या नहीं होता। आप छोड़ें इन बातों को। आप अदालती कार्रवाई को मुझ पर छोड़ दें। उसने लोहा गर्म देखकर चोट मारी। तारिक साहब भी मुकम्मल तैयार थे। अच्छा, तो आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है कि मैं मुराद साहब और उनकी बीवी के दरमियान सुलह कराना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि ये घर का मामला घर में ही संभाल लें, ना खुद तमाशा बने और ना उसे बनाएं। अब्दुल्ला खान बराह रास्त अपने दिल की बात ज़बान पर ले आया। बस यही मौका था इसे नॉकआउट करने का। सो तारिक साहब ने यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बड़े तहम्मुल से बोले, खान साहब, आप वज़ीर हैं, गोया कि आप हुकूमत हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप इस वक्त बेपनाह इख्तियारात के मालिक हैं, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हर अदालत बिकाऊ नहीं होती। आपने जिस तरह अदालत और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ रिमार्क्स दिए हैं, वो किसी भी तरह एक सच्चे पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देते। तारिक साहब की टोन और लहजा तब्दील होता देखकर अब्दुल्ला खान के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मगर वो खुद को संभाल गया। तारिक साहब ने अपनी बात जारी रखी। मिस्टर अब्दुल्ला खान, अब आप मेरी बात गौर से सुने। नंबर 1, अज़रा अब मुराद की बीवी नहीं रही, क्योंकि वो एक हिंदू के साथ रहाइश पजीर है। नंबर 2, अज़रा ने मुराद पर जुल्म किया है, इसलिए इसकी सज़ा इसे मिलनी चाहिए। और नंबर 3, अज़रा के साथ मिलकर जिसने भी मुराद के साथ ज़्यादती की है, वो सब इसके शरीक जुर्म हैं, और अब आप भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि आप उसकी सुलह का पैगाम लेकर आए हैं। और आखिरी बात ये कि अब मुराद अकेला नहीं है, मैं इसके साथ हूँ, और हम अपने मुजरमों को सज़ा दिलवा कर रहेंगे। और हाँ, एक बात और, आपकी तमाम गुफ्तगू मेरे पास रिकॉर्ड हो चुकी है, और बवक्ते ज़रूरत इस केसट में महफूज अदालत और पाकिस्तान के बारे में आपके रिमार्क्स अदालत और असम्बली को सुनवाए जा सकते हैं। अब्दुल्ला खान के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब इसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर गया है, लेकिन आखिरकार सियासतदान था, खुद को संभाल कर बोला, तारिक साहब, आप खुद ही सारा केस लड़े जा रहे हैं, मुराद को तो बोलने ही नहीं दिया आपने। बहरहाल मुझे इससे क्या लेना देना, ये जाने और इसका काम। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे काम पर। और साथ ही सोफे पर उठकर सीधा दफ्तर से बाहर निकल गया। मुराद और तारिक साहब अब्दुल्ला खान को जाते देखते ही रह गए। फिर तारिक साहब ने मुराद की तरफ देखकर कहकहा लगाया, और उसने भी अपना कहकहा इसमें शामिल कर दिया। तारिक साहब बोले, मुराद मियाँ, आज हमारी कामयाबियों का दिन है। अदालत में हमारी कामयाबी और ख़ुसूसन इंस्पेक्टर खुर्शीद की गिरफ्तारी से हलचल सी मच गई है। अब याद रखना कि मुल्ज़िम पार्टी के हामी लोग हमसे रब्ता करेंगे, जिस तरह ये खबीस यहाँ आ निकला था। खैर,
चलो आज थाने से भी चक्कर लगा आएं, तुम्हारे रहमान का भी तो पता करें। ये कहकर वो उठ खड़े हुए और मुराद ने भी इनकी तकलीद की। दफ्तर से निकले और थाने तक का सफ़र तकरीबन खामोशी से ही गुजरा। उन्होंने गाड़ी थाने के अहाते में जाकर रोकी और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि आज इन्हें वहां देखकर मुलाजमीन में एक हलचल सी मच गई है। एक मुलाजम दौड़ा दौड़ा एसएचओ के कमरे में घुस गया, गालबन उसको इतला देने गया था। फिर चंद ही लम्हों बाद एसएचओ अपने कमरे से निकलता दिखाई दिया और सीधा इनकी तरफ बढ़ आया। बड़ी गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया गया और इन्हें लेकर वापस अपने दफ्तर में आ गया। फ़ौरन ही बेल बजाकर कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया और तारिक साहब की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, जी सर, ज़ाहिर नसीब आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बाकी बातें तो होती रहेंगी, मगर कल अदालत में आपको जो कामयाबी नसीब हुई है वो बिलाशुबा मुबारकबाद की मुस्तहक है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तारिक साहब एक मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहकर खामोश हो गए। वो फिर तारीफ़ करने लगा, सर वैसे अगर आपकी ही तरह तमाम वकला हजरात अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ को समझने लगें तो माशरे से बड़ी हद तक जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो सकता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। बहरहाल मेरे लिए क्या हुक्म है? बाजवा साहब, आपके पास भी मुराद की एक एफआईआर दर्ज है, उसका आपने क्या किया? तारिक साहब ने मुद्दा बयान किया। सर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुलज़म अपनी रहाइश पर मौजूद नहीं है बल्कि अपनी रहाइश वहाँ से तब्दील कर चुका है। इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि मुलज़म को तलाश करना किस कदर मुश्किल है। बहरहाल हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई सुराग मिला तो हम आपके पास खुद हाज़िर होंगे। एसएचओ ने जवाब दिया तो तारिक साहब ने मज़ीद ताकीद की, बाजवा साहब आप समझते हैं कि इस केस में मैं किस कदर दिलचस्पी ले रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपकी तरफ से कोई गफलत या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप हर हाल में रहमान को तलाश करके चालान करें। आप फिक्र न करें, हमारी तरफ से आपको पूरा तावन मिलेगा। फिर इधर उधर की बातें होती रहीं। इसी दौरान कोल्ड ड्रिंक आ गया और थोड़ी देर एसएचओ के साथ गुजारने के बाद वो वापस दफ्तर आ गए। अभी दफ्तर में आकर बैठे ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मुराद ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से पूछा गया कि क्या यह तारिक हाशमी एडवोकेट का ऑफिस है? असबात में जवाब मिलने पर फ़ोन करने वाले ने तारिक साहब से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मुराद ने फ़ोन तारिक साहब को दे दिया। उन्होंने कुछ बातें की और फिर कल कोर्ट में मिलने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद तारिक साहब ने मुराद को बताया कि MNA अशफाक का शाह था और तुम्हारे केस के बारे में बात करना चाहता था। मैंने इसे कल कोर्ट में मिलने का कहा है। मुराद ने कहा ठीक है सर, सुबह देखेंगे। और फिर तारिक साहब बोले, चलो यार अब कुछ काम की भी बात हो जाए। तुम कल के केस निकाल कर इनको तरतीब दे लो। अभी जावेद भी आता ही होगा और मैं चैम्बर में हूँ, कुछ केस स्टडी करना है। ये कहकर वो चैम्बर में घुस गए और मुराद अलमारी से मतलूबा केसों की फ़ाइलें निकाल कर टेबल पर रखने लगा। इतने में जावेद भी आ गया। सलाम दुआ के बाद वो चैम्बर में जाकर तारिक साहब से अपने काम के मुतल्लिक़ हदायत लेने लगा। कुछ ही देर बाद वो चैम्बर से निकला और मुराद से कुछ फ़ाइलें तलब की जो उसने निकाल कर दे दी। फिर वो अपनी सीट पर बैठकर अपने काम में लग गया और मुराद अपनी सीट पर। बाबा निज़ाम स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। मुराद ने उसे पुकारा तो वो चौंक कर उठा। उसने इसे चाय बनाने का कहा और वो किचन में घुस गया।